नमस्कार। प्रस्तुत है आज का डेली 30 कार्यक्रम। आज की तारीख है 22 मई 2020 और आज का जो डेली 30 है रोज की तरह आज भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इसका पहला एपिसोड है। आगे इसके और एपिसोड यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। छोटी से बड़ी सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं और अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें बचे हैं। जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, आपने देखा है आधुनिक भारत के अंतर्गत, तो महत्वपूर्ण विद्रोहों पर यानी कि जो प्रमुख विद्रोह हैं, प्रमुख विद्रोहों पर यहाँ पर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन प्रमुख विद्रोहों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न और वन लाइनर प्रश्न सब इसमें शामिल होंगे। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड बनाए जाते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो प्रमुख विद्रोहों का ये आप पहला एपिसोड इसको देखिए। इसके 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं आज के करंट अफेयर के। टोटल 30 क्वेश्चन रोज की तरह आज भी होंगे। मैं ओम पांडे, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप इनको रोज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये 30 प्रश्न ही आपके तैयार नहीं होते हैं, आपके तैयार होते हैं लगभग 50 से 60 प्रश्न। हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक प्रश्न और आपका तैयार ही होता है। अगर आप सीरियसली इस क्लास को ले रहे हैं तो आपकी डेली की जो तैयारी का एक सिस्टम है वो इस तरीके का बन रहा है कि आपको एक तो क्वेश्चन के बारे में पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और दूसरा आपको डेली एक चैप्टर तैयार मिलता है यहाँ पर। अब लोग इसके पीडीएफ के बारे में बात करते हैं कि पीडीएफ इसका दिया जाए। पीडीएफ मैं तो यहाँ से सब कुछ आपको दे देता हूँ, लेकिन इसका मिसयूज होता है और घूमकर जब पीडीएफ मेरे पास दूसरे नाम से आ जाता है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि फ्री की चीज़ों की वैल्यू वास्तव में बहुत कम लोग कर समझ पाते हैं और उसका मिसयूज होता है। मेहनत हम लोग करते हैं और दूसरे यूट्यूबर्स या टेस्ट सीरीज वाले जो लोग हैं, कोचिंग्स वाले, वो उसका यूज करते हैं। कई बार मेरे पास घूम घुमा कर वो आ जाता है अपने नाम और लोगों के साथ। मैं कुछ इसके लिए प्लान कर रहा हूँ। जितने लोग इसके पीडीएफ में रुचि ले रहे हैं तो वो कुछ हमको बताएं। अगर बहुत कम शुल्क में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा कई लोगों ने हमको सुझाव दिया है कि आप ऐसा मत समझिएगा मैं आप में से किसी एक को कह रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसके लिए पेमेंट करते हैं, बहुत छोटा ही हो, कि वो रुपये में ही पेमेंट क्यों ना हो, मतलब कम पैसे में हो, तब भी आप उसकी वैल्यू समझते हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप ही लोगों में से किसी ने सुझाव दिया है, तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँ क्या, बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत की आजादी की लड़ाई के क्रम में जनजातीय विद्रोहों का कारण क्या था। क्या कारण था कि भारतीय जनजातीय विद्रोह हुए। आप इसमें एक एक स्टेटमेंट आप पढ़ें तो जो जनजातीय विद्रोह था उसका कारण आपको इसमें क्या लग रहा है। अगर ध्यान से प्रश्न आप पढ़ना जान गए तो आधा, समझ लीजिए, प्रश्न आपका तुरंत उसी समय सॉल्व हो जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सैनिकों के रूप में जनजातियों की भर्ती करना, ऐसा कुछ नहीं था। वन पर परंपरागत अधिकारों का हनन, ये क्योंकि आदिवासी जनजातियों की बात हो रही है। जनजाति कहाँ रहती थी, जनजातियां जंगलों में रहती थी, तो वन पर इनका परंपरागत अधिकार था और इसका जब हनन हुआ तो इन लोगों ने विद्रोह किया। ये दूसरा सही है। कृषि संबंधी असंतोष जो था वो जनजातीय विद्रोह का कारण नहीं था, अन्य जो विद्रोह हुए उनमें कई विद्रोहों का कारण था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों द्वारा जो उनके परंपरागत अधिकारों का हनन होता था आदिवासियों के, इस कारण से ये होते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मंजूम शाह एवं देवी चौधरानी थे, पहला। दूसरा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और तीसरा है सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1770 में शुरू हुआ और 1820 तक चला। कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा कि 1763 से 1800 तक था। दोनों ये फैक्ट हैं जो मिलते हैं, 1763 से 1800 के बीच और 1770 से 1820 के बीच। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। कुछ स्रोतों में अलग है, कुछ स्रोतों में अलग है। इसका जो कारण था अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट घसोट, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अशांति, ये सब उसके कारण थे। हिंदू व मुस्लिम जो तीर्थ स्थान थे उन पर
यात्रा कर लगाया गया, है ना। और ये सारी चीजें जो हुई, ये सब मतलब यात्रा पे प्रतिबंध लगाना, कर नहीं, मेन प्रतिबंध लगाया गया था। सन्यासी विद्रोह इन्हीं सब कारणों से हुआ। और ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है ना। वारेन हस्टिंग्स ने इसको दबाया था। तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और मजुमसा, और ये याद रखिएगा, देवी चौधरानी, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र क्या था, यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बाकी चीजें तो हमने डिस्कस किया है। ढाका, रंगपुर और मैमनपुर। ढाका, रंगपुर और मैमनपुर, ये तीनों जो थे वो उसके क्षेत्र थे। ठीक है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। फकीर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट। इस विद्रोह के नेता मजलूम शाह थे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया। ये तीन स्टेटमेंट है फकीर विद्रोह के बारे में। अब यहां पर ये देखिए कि ये एक धार्मिक विद्रोह था, ये तो बात बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है, यानी कि असत्य कथन के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सही है और मजनून साथ है, ये भी सही है। ये जो भवानी पाठक और जेबी चौधरानी की बात यहाँ पर की जा रही है कि ये जो हिंदू नेता थे इन्होंने विरोध किया, ये गलत है। इन्होंने इसका समर्थन किया था, इस विद्रोह को समर्थन प्रदान किया था। तो पहला और दूसरा सही है। इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल तीन। गलत पूछा जा रहा है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की यहां पर भी आपको पहचान करना है। पाइक विद्रोह केरल की पाइक जनजाति द्वारा, पाइक जाति थी वहां की, पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था, ये तो बिल्कुल सही है। पाइक एक जाति थी, ये भी सही है। लेकिन क्या ये केरल की थी? जब भी आप प्रश्न पढ़ें, स्टेटमेंट को तोड़ें, उसमें जो भी फैक्ट हैं उनको क्रॉस चेक करें और उसके बाद में आगे बढ़ें। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपके प्रश्नों को कोई ऐसा प्रश्न सेट नहीं हो सकता है, आपके प्रश्नों को इस तरीके से नहीं सेट किया जा सकता कि आप उसका उत्तर न ढूंढ पाए। हर हाल में आप उत्तर ढूंढ सकते हैं, बस उसको तोड़कर पढ़ने की जरूरत होती है। सीखिए इन चीजों को। तो पहला यहां पर जो स्टेटमेंट है यही गलत है। ये विद्रोह केरल की पाइक जनजाति जाति के द्वारा नहीं हुआ था। ये जो जाति है ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी इसका जगबंधु विद्याधर ने इसका नेतृत्व किया था। कर मुक्त भूमि के आवंटन के कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसका पूर्णतया जो दमन हुआ था वो 1825 में कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वही आपको बताना था। अहोम विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? अहोम विद्रोह जो हुआ था ये 1828 में शुरू हुआ था, 33 तक चला था। और 28 में शुरू हुआ था, तो ये तो बात सही हो गई कि ए और सी में दिया है, तो इसमें या इसमें, यही दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब गोमधर कुंवर या सिपत राय। अंग्रेजों ने 1824 में बर्मा युद्ध के बाद उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसका विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने से असम छोड़कर चले जाने को कहा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी काहे मानने वाली थी? तो उसने जब नहीं माना तो विद्रोह हुआ और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। उन्हीं के नेतृत्व में 1828 से 1830 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेज अधिकारियों ने गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह दबा दिया गया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरैजी विद्रोह का सूत्रपात सरियत उल्लाह नामक द्वारा बंगाल में किया गया था। एक सैयद उल्लाह नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा बंगाल में किया गया था इसका सूत्रपात। फरैजी विद्रोह जो था, फरैजी विद्रोही जो थे वो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के विरोधी थे। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। कोई जब विद्रोह होगा तो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के विरोध में होना ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि विद्रोह होता है इन सब अधिकारों के लिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो यहीं पर ये गलत हो गया।
पहला ये सही है, फरेजी विद्रोह का सूत्रपात सरियतुल्लाह द्वारा किया गया था और बंगाल में किया गया था। कहीं कहीं इस विद्रोह का नाम आपको फराजी भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? फराजी। केवल फरेजी नहीं मिलेगा, फराजी भी हो सकता है इसकी जगह। तो वो दोनों बात एक ही की जा रही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं। पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी। पहला स्टेटमेंट है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं सुमेलित करने में कि कूका आंदोलन कहाँ का था। ठीक है, कुकी और कूका दो पूछा जाता है, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो सब प्रश्न आपको याद होंगे। पंजाब में कूका हुआ था, यहां पर भी उसका रिवीजन हुआ जा रहा है। पढ़ाई ऐसी करिए जिससे कि कठिन प्रश्न भी आपके तैयार हो जाए और उसके बहाने सरल प्रश्न भी आप कर लें। तो पंजाब में हुआ था, आपने चेक किया, ये सही है। अब आगे बढ़िए। भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था, उनका शिष्य था बालक सिंह। तो बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। दूसरा है कि कोका आंदोलनकारी वस्त्र नहीं पहनते थे। दूसरे स्टेटमेंट पे थोड़ा सा विचार कीजिए। 1840 की बात है, 1840 में ये शुरू हुआ और 1840 से 1872 तक ये चला। ये जो आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन था शुरुआत में, और सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर करना इसका उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो विद्रोही थे, इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि ये हाथ से बुने हुए वस्त्र पहनते थे। ये नग्न नहीं रहते थे कि वस्त्र नहीं पहनते थे, ऐसा स्टेटमेंट इसमें नहीं सही है ना। ये जैन धर्म की बात यहां पर नहीं हो रही है ना, दिगंबर और संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। तो ये वस्त्र पहनते थे लेकिन खुद के हाथ से बुने हुए पहनते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो गया, केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? नितिन गडकरी जी का नाम याद है ना। अगर आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जी कहाँ रह रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ये प्रश्न आपके लिए। 1844 में ये विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र पड़ता है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में ये आंदोलन हुआ था। गडकरी लोग मराठों के किले में कार्यरत वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे और इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। समनगढ़ और भूदरगढ़ जो किले थे उनको जीत लिया था और सरकार को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े थे, तब जाके ये दबा था। तो ये सी महाराष्ट्र से संबंधित था। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ था? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कित्तूर चेन्नम्मा, अगर कित्तूर स्थान आपको पता है कि यह कहां है, अगर इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, तो आप जान जाएंगे। ठीक है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ था, ये संबंधी है किस राज्य से, ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है, किस राज्य से संबंधित है। बात है 1824 की। 1824 में ये शुरू हुआ। 1824 से 1829 तक ये विद्रोह चला। ये जो विद्रोह था ये कर्नाटक में हुआ था। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मल्ला सरजा की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अंग्रेज थे उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दे रहे थे और इसी कारण से दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो चेन्नम्मा है, ये वहां के जो राजा थे, राजा मल्ला सरजा, उनकी ये विधवा थी और इन्होंने विद्रोह किया और 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे फिर मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था और 1824 में ही, और 1824 में फिर इसको दबाया, फिर से इन्होंने स्टार्ट किया और ये 29 तक कुल मिलाकर चलता रहा। अंत में रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया गया और ये विद्रोह समाप्त हुआ। तो ये विद्रोह कर्नाटक में हुआ था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इतनी व्याख्या जो मैं करता हूं इससे वीडियो लंबा होता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाए या कुछ भी हो, अगर आपकी पढ़ाई सही से हो जाती है, आपका उद्देश्य क्या है, तैयारी करना या समय बचाना? आप समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, उसको यहां पर यूज करिए। एक दो दिन यूट्यूब पे जो आप सॉन्ग सुनते हैं या जो वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी, हमने देखा है कि सारी जिम्मेदारी तो स्टूडेंट्स पे ही होती है। एक से एक वीडियो आते हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो, उसको आप देखते हैं। फालतू न्यूज वीडियो आप देखते हैं। अरे आपको न्यूज देखना है, राज्यसभा लोकसभा की न्यूज देखिए, डीडी न्यूज देखिए, प्राइवेट चैनल भी आप मत देखिए, वही डिबेट देखिए, वहीं पे न्यूज देखिए, है ना। ये फालतू की न्यूज और आप देखते हैं, बड़ा व्यूज में आ रहा है तो आपने देख लिया, ये कन्हैया कुमार ने इसकी बैंड बजाई, ये किया वो किया। ये सब जिम्मेदारी स्टूडेंट्स लोग ना निभाएं तो उनका समय बच जाए। आज सिलेक्शन के लिए जानते हैं क्या
सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, अगर आपको सेलेक्ट होना है, आप मोबाइल से दूरी बना लीजिए, बस आप सफल हो जाएंगे। बाकी तो आप पढ़ाई कर ही लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि मोबाइल पर आप पढ़ते आधे घंटे हैं और 5.5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक फालतू काम करते हैं। ठीक है ना? 6 घंटे की पढ़ाई में आधे घंटे की आप पढ़ाई और 5.5 घंटे, मैंने देखा है एक दिन एक फोन मेरे पास आया कि सर आज मैंने 6 घंटे मोबाइल यूज किया और आधे घंटे सर मैं केवल पढ़ पाया हूं, तो क्या आपकी क्लास देखना बंद करूं? मैंने कहा आपके लिए जो भी सहूलियत हो वो करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर काम की चीज आप देखें, बाकी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। अपनी जो आपकी इंद्री इधर उधर भटक रही है कि मुझे ये सॉन्ग सुनना चाहिए, ये न्यूज चैनल देखना चाहिए, ये चैनल सर्च करना चाहिए, ये एपिसोड फला जगह आया होगा, इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? अन्यथा मत लीजिएगा, ये कड़वी दवा है लेकिन फायदेमंद है। तो आप काम भर का खोलिए, जो भी आपको जहां से पढ़ना हो पढ़ाई के लिए यूज करिए मोबाइल को, फालतू का रात दिन ऐसा मत करिए। अगला जो प्रश्न है उसमें असत्य कथन की पहचान करना है। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। बिल्कुल सही है। और खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। खोंड एवं सवार विद्रोह हुआ खोंड जनजाति के लोगों के द्वारा हुआ, और उड़ीसा से बंगाल तक इनका फैलाव था। खोंड लोगों के विद्रोह का कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जो जमींदार थे और जो साहूकार थे उनका प्रवेश, और खोंडों में जो प्रचलित एक प्रथा थी मोरिया। अगला देखिए, खोंडों में प्रचलित नरबल प्रथा मोरिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सब इसका कारण था और ये विद्रोह था। ये बिल्कुल सही है। मोरिया आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि खोंडों में जो प्रचलित नरबल प्रथा थी उसको क्या कहा जाता है, या मोरिया क्या था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, खोंड जनजाति का विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। तो केवल जमींदारों के विरुद्ध ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जमींदारों के विरुद्ध ही था, है ना? प्रवेश हुआ था, लेकिन यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जमींदारों के केवल विरुद्ध था। यहां पर केवल शब्द लगेगा, है ना? केवल जमींदारों के विरुद्ध था। तो यही स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। अगर केवल नहीं लगेगा तो ये सही भी हो सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको केवल यहां पर मान लीजिएगा, ये छूट गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल विद्रोह का एक क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, क्या इसमें दोनों बातें सही हैं? कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 में हुआ, 32 तक चला, 1831-32 में। और कोल विद्रोह का एक क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था, और इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो बुद्धो भगत थे। इसमें कोई बात दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था, और विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण उस इलाके में जो जमींदार और ठेकेदार थे उनके द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था। इसी कारण से ये हुआ था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विद्रोह आपने सुना होगा, 1899 में यह विद्रोह प्रारंभ होता है और ये 1900 में फिर समाप्त हो जाता है। बहुत छोटे समय के लिए था, और इस विद्रोह का नाम था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का नाम सुना है ना? तो ये मुंडा विद्रोह था। ये जो विद्रोह था इसी को किस नाम से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के नाम से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो विद्रोह था वो बहुत मतलब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि मुंडाओं की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी एक खूंट कुट्टी। अगला प्रश्न इसी पे है कि खूंट कुट्टी क्या व्यवस्था थी आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में? ये क्या व्यवस्था थी? खूंट कुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है? ये होती थी एक तरह की सामूहिक खेती, है ना? और इसका खूंट कुट्टी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया था, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया था। तो खूंट कुट्टी क्या होती थी? एक तरह की सामूहिक खेती। इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो इसी कारण से यह विद्रोह हुआ था, और मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया, और ये काफी समय तक चला। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? चुआर विद्रोह जो हुआ था वो कहां हुआ था, ये प्रश्न है। इसमें सन भी आपको बताना है। यहाँ पे जो देखिए प्रश्न क्या है, चुआर विद्रोह हुआ था, अगर कहाँ हुआ था पूछा जाता तो केवल राज्य तो होता। यहाँ पर दिया है कि हुआ था, यानी कि सन भी आपको बताना है।
खैर ऑप्शन में दिया ही हुआ है। ये जो विद्रोह है चुआर विद्रोह, बढ़े भूराजस्व, अकाल और अन्य संकटों के कारण एक स्थान पड़ता है मेदिनीपुर, और ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वहां की जो आदिम जाति थी चुआर, उसने अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजों के प्रशासन के विरुद्ध 1768 ईस्वी में एक विद्रोह किया, वही चुआर विद्रोह था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1768 पश्चिम बंगाल में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सबसे पहले आप ये जानिए। बंगाल का पूरब में जो एक क्षेत्र है जयंतिया, और पश्चिम में है गारो खासी। बंगाल के पूरब में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियां हैं मेघालय में। तो वही उन्हीं के बीच में खासी लोग निवास करते थे। ठीक है, खासी लोग ने 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार जब हुआ, तो असम और सिलेट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए एक सड़क योजना चलाई गई। खासी लोग का जो उसमें मुखिया था वो था तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने विद्रोह किया, तीरथ सिंह ने विद्रोह किया और उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और मुख्य जो तीरथ सिंह थे, इसका है ना एक मिनट, मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है, दवा जो मैं खा रहा हूं इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तो खासी मुखिया तीरथ सिंह ने विरोध किया उसका और फिर विद्रोह कर दिया। तो इनका नाम क्या था? तीरथ सिंह। और सन यहां पर दिया ही है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण से क्षुब्ध होकर आदिम जनजाति रमोसी ने कई बार विद्रोह किए। अकाल और भूख की समस्या उस समय बहुत थी, और इस जनजाति का निवास स्थल क्या था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जो रमोसी विद्रोह हुआ ये 1822, 1825 से 26 तक चला, 1822 में एक बार हुआ, 1839 से 41 तक चला, यानी कि कई बार हुआ। कई बार जो ये हुआ, और ये जनजाति जो थी वो रहती कहाँ थी? महाराष्ट्र वाला एरिया इसका था, जो पश्चिम घाट का एरिया है। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ, है ना। एक विद्रोह है जो हुआ इस क्षेत्र में। कौन सा ये विद्रोह है? ये रंपा विद्रोह है। रंपा विद्रोह के बारे में ये बातें हो रही हैं। तो रंपा विद्रोह ये कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है ये एक धार्मिक विद्रोह था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रंपा विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था। ये धार्मिक विद्रोह नहीं था। ये वहां पर आपको जहां पर भी विद्रोह हुआ, दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। या फिर किसानों को परेशान किया गया, या आदिवासियों को परेशान किया गया, सूदखोरी, बेगारी, वन कानूनों का उल्लंघन, सरकार के द्वारा साहूकार के माध्यम से शोषण, तो ये सब कारण होते थे विद्रोह का। तो केवल ये धार्मिक विद्रोह नहीं था। दूसरा यहां पर गलत है, केवल एक सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगला प्रश्न है, नागा जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? नागा विद्रोह को मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आंदोलन था ये रोंगमई जंदोनाग, उन्होंने इसको शुरू किया था। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न है ये इतना सरल प्रश्न नहीं है। आगे भी तो इसमें विकल्प दिए हैं। हुआ क्या, अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जंदोनांग को फांसी दे दी गई। उसके बाद में एक नागा युवती थी गौडेनल्यू, गॉर्डिनेल्यू ने इसका नेतृत्व किया। तो अब नेतृत्व की जो बात हो रही है, तो शुरुआत तो इन्होंने किया, तो शुरुआती नेतृत्व रोमगई जंदोनाग ने किया, और उसके बाद में गैडिनल्यू ने भी किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम सिंह कुका ने नामधारी आंदोलन चलाया था। राम सिंह कुका नाम आप जानते हैं, इनका संबंध किससे था? जरा ये बताइएगा जो आपको जानकारी है। और जो नामधारी आंदोलन था वो मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर इसमें बल दिया गया था। क्या ये बात सही है? दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अब आगे के जो 10 प्रश्न हैं वो करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उनको हमको डिस्कस करना है। अभी चर्चा में आया है डिब्रू सखेवा राष्ट्रीय उद्यान। जो डिब्रू सखेवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है, ये प्रश्न है। यहाँ पर अभी इंडियन ऑयल लिमिटेड को नेशनल पार्क जो यहाँ का है ये डिब्रू सखेवा, इसमें अन्वेषण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है,
और पार्क ये जो है ये भारत का एकमात्र क्षेत्र है जो जंगली घोड़ों का के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इसका सही उत्तर है असम में ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से बताना है कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। अब दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में इसको कोविड 19 के कारण गरीबों को हुए नुकसान को कम करने के लिए इसमें कुछ अपडेशन इस योजना में किए गए हैं कि वो लाभार्थी बन पाए। ठीक है। और ये जो योजना है इसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे अभी जल्दी ही, तब भी ये चर्चा में आई थी। चिलमारी बंदरगाह कहां पर स्थित है? चिलमारी जो पोर्ट है वो कहां पर स्थित है? चिलमारी पोर्ट बांग्लादेश में कुरीग्राम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा बांग्लादेश। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतरदेशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर अभी हस्ताक्षर किया है। इस कारण से ये चर्चा में आया है। और ये जो नया प्रोटोकॉल है इसके तहत देश में नामित जो प्रोटोकॉल मार्ग हैं उन पर परिवहन की बात की गई है। इसके अलावा धुबरी भारत और चिलमारी बांग्लादेश के बीच उथले ड्राफ्ट मशीनीकृत जहाजों की आवाजाही को भी अनुमति प्रदान की गई है। अगप्पे चित्रा मैग्ना किट किससे संबंधित है? ये जो किट है ये किससे संबंधित है? अब यहां पर अयप्पे चित्रा मैग्ना किट, यहां पर तो अभी आप जान जाएंगे इस समय जो डिस्कशन हो रहा है कि ये कोविड 19 से रिलेटेड है। लेकिन अगर दो ऑप्शन यहां पर आप देखें कि उपचार से कि पता लगाने से, तो उपचार से नहीं है, ये पता लगाने से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे हम पहुंचेंगे, कुछ दिन बाद इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो आगे के विकल्प जो है वो कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तो कोविड 19 में है सब कुछ। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 100% सौरीकरण के लिए योजना शुरू की गई, कहां पर शुरू की गई, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो योजना शुरू की गई है ये इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए ये योजना शुरू की गई है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क शहर में जो सूर्य मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है और ये सूर्य मंदिर के साथ साथ में पूरे शहर को भी ये कवर किया जाएगा। हमने कोणार्क के बारे में चर्चा की थी कि कोणार्क एक डिस्ट्रिक्ट है कि क्या है पुराने एपिसोड में। जरा बताइएगा कि कोणार्क क्या है ना। जैसे कोई भी शहर होता है या कोई भी कस्बा होता है तो कोणार्क क्या है, क्या ये जिला मुख्यालय है? कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है ना। 13वीं सदी में इसको बनाया गया था, 13वीं ईस्वी शताब्दी में इसको बनाया गया था। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। ये सब फैक्ट इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे राजा नरसिंह देव जो प्रथम ने जब बनाया था तो इसमें मंदिर को रथ के आकार में इन्होंने डिजाइन कराया था। और 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीज चर्चा में रहेगी उस पर प्रश्न कभी भी बनाए जा सकते हैं। यूपीएससी यही पैटर्न फॉलो करता है और अब पीएससी भी यही पैटर्न फॉलो करने लगे हैं, खास करके यूपीपीएससी। तो ये 1984, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द को पहली बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? यह प्रश्न कहां से आ गया? क्या यह करंट का प्रश्न है? 22 मई को जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह भी सेट किया गया है। तो ये सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, जैविक विविधता शब्द का? तो जैविक विविधता जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक वन्यजीव वैज्ञानिक थे, संरक्षणवादी थे, रेमंड एफ दसमान। उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये 1968 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था इनके द्वारा। अगला प्रश्न है जैव विविधता संदर्भित करती है एक क्षेत्र की क्या? जैव विविधता का मतलब क्या है? कुल जीन, कुल प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता की बात अगर हम करें तो कुल जीन, कुल प्रजातियों
और पारिस्थितिक तंत्र तीनों उपयुक्त सभी को ये संदर्भित करती है। 1968 में जब रेमंड एफ दसमान के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, तब ही ये बात उन्होंने बताई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितनी वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है? रक्षा मंत्रालय इस समय मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है, जिससे लॉकडाउन में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसके प्रभावों को कम किया जा सके। ठीक है, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत 26 रक्षा वस्तुओं को मंजूरी प्रदान की गई है खरीद को। और इसके अलावा इसमें अगर टोटल देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को मंजूरी प्रदान कर दी है, की जा चुकी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय दिवस भी मनाया जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 1991 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? 1991 में नहीं अपनाया गया था, 2005 से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया जा रहा है। 2005 में ये पहली बार मनाया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुनिया भर में अगर हम देखें तो भारत भी चाय उत्पादक देशों में शामिल है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, केनिया, मलेशिया, ये सब भी देश हैं जहां पर चाय उत्पादन होता है, तो वहां पर यह दिवस मनाया भी जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक चाय व्यापार के प्रभाव के बारे में नागरिक और सरकार का ध्यान आकर्षित करना, केंद्रित करना। कैसा लगता है ये कार्यक्रम? जरूर बताएं। टॉपिक आप लोग सजेस्ट करते रहें, मैं उन्हीं में से टॉपिक लेता रहूंगा और मैं उसको शार्ट लिस्टेड कर रहा हूँ। और मेरी बातों को आप बुरा मत माना करिए, मैं जो सुझाव आपको देता हूँ वो अपने अनुभवों के आधार पर देता हूँ। और वास्तव में आप अगर कंसंट्रेट हैं अपने लक्ष्य के प्रति तो समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। वा, वास्तविक जो एकाग्रता है वो यही है कि जो काम आप करने बैठे हैं उतना करें, अपने मन को भटकने से रोकें। मोबाइल फोन का उपयोग, किताबों का उपयोग और अपने लाइफ में जो भी चीजें हैं उनका सदुपयोग करना सीखें। समय का सदुपयोग करना सीखें। समय की बर्बादी अगर कर दिया आपने तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी हमारी टीम की तरफ से जो सूचना है वो आप जानते हैं, 6307281212 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट्सएप करके आप किसी भी टेस्ट सीरीज BO, RO, ARO और PCS 2020 UPPCS की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और ये अच्छी टेस्ट सीरीज है, अच्छे तरीके से बनाई गई है, तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।